नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस में आपके साथ कोमल मिश्रा। समय हो चुका है देश विदेश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रखी, जिन्हें सीएम ने गंभीरता से सुना। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश किया कि प्रत्येक शिकायत का त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव और अव्यवस्था का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि सरकार ने परीक्षा देने वाले छात्रों को बस किराए में 50% छूट देने का बड़ा दावा किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई पालन नहीं हो रहा है। कांग्रेस के अनुसार कई अभ्यर्थियों ने बताया कि रोडवेज बसों के कंडक्टरों को ऐसी किसी आदेश की जानकारी नहीं मिली है, जिसके चलते उन्हें पूरा किराया देना पड़ रहा है और भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाई हमारे थे यूपी पुलिस का पेपर देने सहारनपुर जा रहे हम बागपत है, तो हम इंगे बैठे थे नगवा कुटी थे और वहाँ था जो ये सुविधा चल रही थी, सरकार ने कहा था टिकट नहीं लगने का इनका कोई भी, तो भाई मैं तो ले गया पूरा का पूरा टिकट में छूट भी नहीं करी गई भाई। सभी भाई अपने पूरे पीछे ले गई हो। कोई नून आई हो, बस फ्री टिकट है तो अपने बंदोबस्त चलियो, कोई फ्री नहीं आएगी, सब तक टिकट लिया जा रहा। हमने गोरखपुर हेल्पलाइन नंबर से भी बात करी थी, उनके अगर खत्म का होगा नेक्स्ट वीडियो में जो उनकी ऑडियो रिकॉर्ड कर रखी हमने वो भी डाल देंगे। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, पार्टी का कहना है कि परीक्षा देने के लिए लाखों अभ्यर्थी ट्रेनों में भूसे की तरह भरकर अपने अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनावों के दौरान वोटरों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाती है, लेकिन जब युवाओं और अभ्यर्थियों की बात आती है तो सरकार की तरफ से कोई खास व्यवस्था नहीं की जाती। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में उन्होंने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और चढ़ावा गिरने वाले एक व्यक्ति से लाखों रुपए बरामद हुए हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि इतने तथ्यों के सामने आने के बावजूद भाजपा चोरी से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर आने वाले चढ़ावे में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए। जय हिंद साथियों, आज आप लोगों ने एक खबर देखी होगी, सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रही है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें चंदा चोरी कर ली गई। जो लोग अपना सहयोग देते हैं प्रभु श्री राम के नाम पर, उसमें चोरी कर ली गई, करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर ली गई। अब इसमें जो एक उनके पदाधिकारी का बयान आया है वो भी साफ तौर पे मना नहीं कर रहे हैं, उसमें कहीं से भी वो ये नहीं मना कर रहे हैं कि भाई चोरी हुई या नहीं हुई। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भाजपाइयों को प्रभु श्री राम में कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। ये फर्जी खाली अपने आप को राम भक्त बताने का काम करते हैं, इनसे सावधान रहना होगा। ये चंदा चोर लोग हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, तो इनसे सावधान रहिए। ये करोड़ों की चंदा चोरी का जो मामला हुआ है, नया जो मामला सामने आया है, इसको लेकर आवाज़ उठाइए। हम अपने भगवान श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं होने देंगे, उनके चढ़ावे में चोरी नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। तो मैं, जो पदाधिकारी महोदय ने स्टेटमेंट जारी किया है, चंपत राय जी, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप प्रभु श्री राम के प्रतिमा पर हाथ रख के सौगंध खा के ये कह दीजिए कि चंदा चोरी नहीं हुई है, आपकी बात लोग मान लेंगे। आप प्रभु श्री राम की मूर्ति पर हाथ रख के कसम खाइए चंपत राय जी की चोरी नहीं हुई है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं, आप इस चीज को करके दिखाइए, वरना बताइए किन किन लोगों ने चंदा चोरी की है और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। अयोध्या राम मंदिर में 5 से 7.5 करोड़ रुपए का चढ़ावा गायब होने के आरोप पर सपा और भाजपा में तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता
SN सिंह ने कहा कि राम को हवा में उड़ाने वाले अब राम राम कहते नजर आएंगे। दूसरी ओर राम मंदिर ट्रस्ट ने आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ किया है कि पूरा चढ़ावा TCS की निगरानी और SBI खातों के जरिए पूरी तरह सुरक्षित है। देखिए, खरदूषण, मारी सुबाहु और रावण ये सब जानते थे कि भगवान राम भगवान है, फिर भी बैर किए। हसर क्या हुआ? सेम हाल समाजवादी पार्टी का है। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाए, जो सरयू को खूनों से लाल कर दिए, जो रामचरितमानस की पुस्तकें जलवाता है, जो राम को नहीं मानता है, जो प्रभु श्री राम का मंदिर न बनने पाए इसके लिए वकीलें खड़ा करता है, जो राम का दर्शन ही नहीं करता है, वो राम पर और राम मंदिर पर सवाल उठाता है। उत्तर प्रदेश की जनता की ताकत है। अगर इसी तरह उत्तर प्रदेश की जनता राम भक्त हनुमान पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनाती रही उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे भी धर्मी जो भगवान श्री राम को हवा में उड़ाते थे, ऐसे ही राम राम कहते नजर आएंगे, राम राम कहते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में आज से बहुप्रतीक्षित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आगाज हो गया है। आपको बता दें, जिसमें करीब 28.87 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश की 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सुबह से अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम और CCTV निगरानी के बीच परीक्षा कराई जा रही है। प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त व्यवस्था की है, जबकि परीक्षा 3 दिनों तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। बड़ी खबर हापुड़ से है। हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में उद्योगपति नरेंद्र अग्रवाल की कोठी में हुई करोड़ों की डकैती के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने रोकने पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्यवाही में उन्हें दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से डकैती में लूटी गई ज्वेलरी, नकदी, अवैध हथियार और 2 बाइक बरामद हुई है। देहात थाना क्षेत्र में 1 जून को व्यापारी श्री नरेंद्र अग्रवाल जी के यहाँ जो घटना हुई थी, उस संबंध में बदमाशों के पीछे पुलिस लगी हुई थी। आज चेकिंग के दौरान उन बदमाशों को पकड़ने का जब प्रयास किया गया, तो वो पुलिस पार्टी पर फायर करके भागे हैं। हमारी टीम जो लगी हुई थी, वो उनके द्वारा उन बदमाशों का पीछा किया गया। तो यहाँ ग्राम सुल्तानपुर के रास्ते पर 5 बदमाशों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। 2 बदमाश रोहित और साहिब आलम के पैर में गोली लगी है और इनके पास से तमंचे, बाइक और नकदी, ज्वेलरी इत्यादि बरामद की गई है, जिसकी विस्तृत जानकारी आप लोग को उपलब्ध करा दी जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि इसमें कोई सिपाही भी शामिल है जो अमरोहा में तैनात है, वर्तमान में सस्पेंड है। अभी सारी बातों की जानकारी हम लोग कर रहे हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आप लोग को जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस उपलब्ध करा दी जाएगी। सर, लूट के दौरान एक बाइक को पुलिस बदमाश लेके चले गए थे, क्या उन बाइक की उसकी शिनाख्त हुई है क्या? जी, 2 बाइकें यहाँ बरामद हुई हैं और प्रथम दृष्टया वो दोनों बाइकें लूट में इस्तेमाल की गई। सर, इसमें व्यापारी घर से कोई शामिल है, नौकर वगैरह है, उसका बेटा? अभी अभियुक्तों से पूछताछ की जाएगी, उसके बाद आपको अवगत करा दिया जाएगा। आपराधिक इतिहास है, कुछ अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है, जिसकी और विस्तृत जानकारी कराई जा रही है। कितने अपराधियों को गोली लगी है और क्या नाम है उनके? अभी 2 अपराधियों को गोली लगी है, जिसके नाम रोहित और साहिब आलम बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर वाराणसी से है। वाराणसी नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और धार्मिक स्वरूप के अनुरूप विकसित करने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। आपको बता दें, महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के भीतर संचालित मीट, मांस और मछली की दुकानों को चरणबद्ध तरीके से बाहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के अनुसार प्रथम चरण में 5 स्थानों का चयन किया गया है, जहाँ इन दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा। देखिए, कार्यकारिणी में पहले पास हो चुका था। सदन में कल सर्वसम्मति से मीट, मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं। बकासी एक सांस्कृतिक शहर है और धार्मिक नगरी है। 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं और मुझे लगता है कि मीट, मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर होनी चाहिए और ये अंदर 6 महीना के अंदर इसकी पूरी हम लोग बाहर करने की कोशिश करेंगे। वाराणसी के कैथी गांव स्थित मार्कंडे महादेव मंदिर में दर्शन करने आई एक महिला की सोने की चैन भीड़ में चोरी हो गई। महिला का आरोप है कि भीड़ में मौजूद कुछ अज्ञात महिलाओं ने मौका पाकर उसकी गर्दन से चैन काट ली।
सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध महिला की हरकत सामने आने की बात कही जा रही है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। आपके साथ मार्कंडे महादेव मंदिर में क्या हुआ, कैसे चैन चोरी हो गया, दो औरत लोग काट लिया, कैमरा में दिखाई दिया है। अच्छा, 2 औरत काट ली है मंदिर के अंदर से पीछा गेट से। कितना वजन का है चैन? 10 ग्राम का। 10 ग्राम का 10 ग्राम लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान था आपका। मंदिर में चोरी हो गई। ये देखिए कैथी मार्कंडे महादेव में इस महिला का अभी सोने का चैन कट गया है। वहाँ पे मौके पे कोई पुलिसकर्मी नहीं है। यहाँ पुलिस चौकी के सामने है और वहाँ पे कोई पुलिस थी वहाँ मंदिर में? कोई नहीं, हम लोग के साथ कोई नहीं है। कोई नहीं, पुलिस चौकी ये बता रहे हैं कि सीसी कैमरा में उस महिला का फोटो है। अगर इसका जांच हो जाए तो अभी शायद चैन मिल जाए। उस महिला का फोटो बता रहे हैं कि है ये। बड़ी खबर हमीरपुर से। आपको बताते हैं हमीरपुर में बुजुर्ग देशराज ने तहसील से जुड़े कुछ लोगों पर जमीन विवाद निपटाने और मदद करने के नाम पर ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि उससे करीब 1.5 लाख रुपए लिए गए और अब तक न काम हुआ न पैसे लौटाए गए, जिसके बाद उसने उप मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देकर साक्ष्यों सहित निष्पक्ष जांच की मांग की है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है देशराज, अटलिया बाजा का रहने वाला हूँ, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर। और मेरा मुकदमा चल रहा था तहसील कोर्ट में, एसडीएम साहब के यहाँ। उन्होंने सत्यम से वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा 1.5 लाख रुपया दीजिए मुझे, मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। मैंने उनको 1.5 लाख रुपया दिया और बोले कहले ठीक है। आपको गुमराह कर 1.5 लाख रुपए वसूल लिया? हाँ, गुमराह करके अब लेकर करके उन्होंने 1.5 लाख रुपया। कितना समय हो चुका है? अब 1 साल हो गया भाई साहब। 1 साल। फिर मैंने दोबारा कहा मेरी खतौनी में नाम दर्ज कराइए भाई। बोले कहले जाइए, अभी नहीं होगा, मुकदमा चल रहा है। फिर से टाल दिया। आज आप लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के यहाँ आए, न्याय की गुहार लगाई, क्या आश्वासन दिया गया आपको? भाई उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम कलेक्टर साहब को हम आदेश करेंगे और तुम्हारी सुनाई होगी। तो आपको लगता है कि डिप्टी सीएम ने कहा है, आश्वासन दिया है आपको, उस पर कार्य होगा? हाँ, कार्रवाई मतलब कहते हम करेंगे। आपको पूरा उम्मीद है, विश्वास है? अब भैया भाई साहब, अब ऐसा है कि भाई वो कह तो दिया उन्होंने, हमें विश्वास हो गया। आपको विश्वास हो गया? डिप्टी सीएम साहब ने कह दिया, आपको विश्वास हो गया? हाँ, कि मतलब करेंगे ही। तो ये लोग कितने समय से, जो आपने नाम लिए हैं, ये लोग कितने समय से ऐसे ही गुमराह लोगों को कर पैसे वसूल रहे हैं? ये साहब ये तो मतलब बहुत से लोगों को मतलब इन्होंने गुमराह करके पैसा खींचा है। लेकिन वो और लोग कुछ नहीं कह पाते हैं और चुप हो जाते हैं। तो अब चाहते क्या है आप? हम ये चाहते कि हमारा रुपया मिल जाए, नहीं तो इनके लिए कोई कार्रवाई की जाए। कार्रवाई भी चाहते हैं और पैसा वापस चाहते हैं? मैं या तो पैसा मिल जाए मुझे, और पैसा नहीं देते तो इसकी कार्रवाई की जाए। आपको न्याय चाहिए? न्याय चाहिए मुझे। लखनऊ में सिटी बस के संविदा परिचालकों का धरना आज 11वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, जबकि उनकी नौकरी और रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। धरने पर बैठे परिचालकों ने सरकार और प्रबंधन से जल्द समाधान की मांग की है। फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है और न ही कोई बड़ी कार्यवाही हुई है। इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड तबरेज आलम। आइए उनसे अब इस मामले में बातचीत करते हैं। हाँ जी सर, इस समय क्या स्थिति बनी हुई है? क्या संविदा परिचालकों का, हम जैसे कि जान रहे हैं कि 11वें दिन भी धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है, परंतु कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। इस मामले में क्या रिपोर्ट है? जी कोमल जी, जैसा कि आपको बताते हैं कि लगातार आज 11वां दिन है, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दुबग्गा डिपो में सिटी बस के जो संविदा परिचालक थे, उनका लगातार धरना प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश के जो संविदा परिचालक है, आज क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय यानी सिटी बस के जो एमडी है, उनके पास अपनी न्याय की गुहार लगाने आए थे और लगातार यहाँ पर बैठे रहे। कई घंटों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन
प्रबंध निदेशक जो सिटी बस के हैं लगातार बचते हुए नजर आ रहे हैं, कोई सटीक जवाब नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आश्वासन की अगर हम बात करें तो आश्वासन के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। जैसा कि 326 जो संविदा के परिचालक थे, इन्हें प्राइवेट कंपनी में समायोजित करने की बात कही जा रही थी। संविदा परिचालक जितने भी, इनका सीधा कहना है कि संविदा में है साहब, संविदा में रहने दो, चाहे दुबग्गा डिपो की संविदा परिचालक जिस तरीके से थे उसी डिपो में तैनाती मिले या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में हम लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन इसके आधार पर जैसा कि आपने पीछे भी देखा, अभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर मेन रोड पर किस तरीके से खुद को आत्मदाह करने की कोशिश की गई थी। कुछ संविदा परिचालकों को जेल भेज दिया गया और जेल भेजने के बाद जब वो छूट कर आए तो आखिर वही संवेदनाएं, वही आशाएं इन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अधिकारियों से हैं। जैसा कि आपने देखा था कि लखनऊ कमिश्नर ने भी उन लोगों को आश्वस्त किया था, लेकिन इंटरनली जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, कोमल जी आपको बता देते हैं कि जितनी भी इंटरनली मीटिंग्स हो रही है उसमें कुछ आउटपुट क्या है, जवाब क्या है, आखिर इन लोगों को कैसे संतुष्ट किया जाएगा, ये पूरी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पा रही है। भाई दूसरी तरफ प्रबंध निदेशक जो सिटी बस के हैं उनके द्वारा कुछ प्रार्थना पत्र भी संविदा के परिचालकों से लिए गए हैं, लेकिन अभी खुलकर कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया कि आप लोगों को ट्रांसफर ही ले लिया जाएगा। लगातार असामंजस्य फैला हुआ है, कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही। अधिकारियों पर आस लगाए बैठे हैं ये संविदा के परिचालक, प्रतिदिन आते हैं और फिर धरना प्रदर्शन करते हैं और मायूस होकर अपने घर चले जाते हैं। कह सकते हैं कि आज 11 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही हुई। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त यानी कल 12वां दिन होगा, क्या वास्तव में इन लोगों को कोई उम्मीद मिलेगी या नहीं मिलेगी। दुबग्गा डिपो में 5 साल से संविदा पे कार्य कर रही हूँ। आज 11वें दिन हम लोग हो गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। हम लोग बहुत परेशान है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है। हम लोगों की संविदा पे कार्य कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों को कंपनी में लोग सौंप रहे हैं। हम लोग कंपनी में कार्य करना नहीं चाहते हैं, हमको अपनी संविदा पे ही कार्य करना है। बस मेरी एक ही मांग है, हम संविदा पे कार्य कर रही थी और संविदा पे ही कार्य करेंगे। और हमारे मेरा नाम रोहित पांडे है, मैं दुबग्गा डिपो संविदा परिचालक हूँ। मैं क्या ये सभी भाई हमारे जो है दुबग्गा डिपो के संविदा परिचालक हैं, जो कि 11 दिन से ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ ये हुआ है कि 5 साल से संविदा में नौकरी करने के बाद इनको जो है प्राइवेट किया जा रहा है, ऐसा कंपनी द्वारा जो है इनको बेचा जा रहा है। इनकी मांग ये है कि हम संविदा पे काम किए 5 साल, तो हमें संविदा पे ही काम करना है। अगर आप हमसे संविदा पे काम नहीं लेना चाहते हैं तो हमारा ट्रांसफर जो है संविदा UPSRTC में कर दिया जाए। 11वां दिन है, 10 दिन हम लगातार जो है GPO पे साथी को संघर्ष रहे थे और 11वें दिन आज हम जो है MD कार्यालय सप्रू मार्ग पे आए हैं, जो कि हमारे राजन साहब, MD साहब राजन साहब अभी आए हैं और हम लोग सुबह से ही आए हुए हैं। और यहाँ पे हमारे भाई जो है कोई 400 किलोमीटर दूर, कोई 300 किलोमीटर और कोई अयोध्या गोंडा, बहुत दूर दूर के परिचालक यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि बिना खाए पिए सुबह से ही साहब का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी साहब आए हुए हैं। हमारी आखिरी उम्मीद ये है कि राजन साहब से कुछ ना कुछ उम्मीद है कि उनके द्वारा मांगा गया है कि आपको ट्रांसफर एप्लीकेशन जमा करना है, तो हो सकता है हमारी लास्ट उम्मीद यही है कि उनके द्वारा कुछ हमें उचित आश्वासन दिया जाए। और आश्वासन मिलने के बाद ही आज हम ये दफ्तर का घेराव किए हैं, आश्वासन मिलने के बाद ही हम लोग भाई लोग यहाँ से हटेंगे। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले